नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। देश की जनता को ये सौगात सौंपी है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह जिले के हिलालपुर गांव में एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत कर शोभा बढ़ाई है। साथ ही दौसा पहुंचने से पहले केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने भी हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के क्षेत्र में 129 किलोमीटर लंबा है। राजमार्ग की कुल लंबाई दिल्ली से मुंबई तक 1386 किलोमीटर है। तकरीबन 1250 करोड़ रुपए की लागत खर्च की गई है। शुरुआती फेज का उद्घाटन किया जा चुका है। उसमें 9 टोल प्लाजा भी हैं। इस मार्ग की खासियत यह है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरीके से लैस होगा। इस राजमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं भी मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज ये पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबाई है। ये हरियाणा के बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ ये जोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो राजमार्ग 8 लेन का जो बना है, गुरुग्राम से अभी जो पहला इसका उद्घाटन हो रहा है, ये गुरुग्राम से जयपुर होते हुए सवाईमाधोपुर से होकर के गुजरेगा। इसके पहले चरण के इस अवसर पर बहुत ही एक हमारे विशेष तौर पर जिसको मैं कहूंगा कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं, ये हमारा नूंह जिला है और ये नूंह जिला जो है ये हमारा जो एस्पिरेशनल स्टेट, जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहां से बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी देश भर में जिस प्रकार से जाल फैलाया जा रहा है, तो पहला चरण प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने लग रहे हैं, तो कम से कम दिल्ली से जयपुर तक जाने वाले लोग, दिल्ली से दौसा जाने वाले लोग, उनके लिए बड़ी सहूलियत हो गई है। और जो सोना के हैं, मेवात के हैं, गुड़गांव के हैं, उनको उस पुराने रास्ते के ऊपर जो दिल्ली जयपुर का नेशनल हाईवे नंबर 1 कराया जाया करता था, जहां पर आज के दिन सारे देश के सबसे ज्यादा यातायात की भीड़ लगी रहती है, उसको बाईपास करके इस नए वाले रास्ते से दौसा जो जा रहा है, पनिहारा रोड तक हमारे को सारा क्षेत्र बाईपास करके और कम से कम जयपुर पहुंचने के लिए आधा पौना घंटा बच जाए। हमारी दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी जो जनवरी अगले साल में पूरी हो जाएगी, उसका पहला पोर्शन आज कंप्लीट हुआ है और ये पोर्शन दिल्ली गुड़गांव के लोगों को 3 नेशनल पार्क से कनेक्टिविटी भी देगा,
साथ में जयपुर का ट्रैवल टाइम भी लगभग 2 घंटे शॉर्टन करने का काम करेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर ये एक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी है जो हरियाणा जैसी स्टेट जो लैंडलॉक्ड है उसको पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आने वाले भविष्य में देगी। मेरा मानना है कि इस 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में हरियाणा की तस्वीर को बदलने का आने वाले भविष्य में काम करना है, क्योंकि एनसीआर की पॉपुलेशन का सबसे पहला अगर कोई जंक्शन होगा पॉपुलेशन की मूवमेंट का तो वो पोर्शन गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद होगा और वेयर हाउसिंग के लिए आने वाला भविष्य सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। 2024 से पहले अमेरिका जैसा होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे दिल्ली जयपुर के बीच डाले जाएंगे इलेक्ट्रिकल 12,150 करोड़ रुपए में बना और पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। शुद्ध हवा इसे मिलेगी। लगाए जा रहे हैं 10 लाख से भी ज्यादा पौधे। प्रदूषण कम करने में होंगे सहायक। 3 एनिमल अंडरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 1 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी धर्मवीर गाबा के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना दी। आपको बता दें कि चौधरी धर्मवीर गाबा पूर्व मंत्री कांग्रेस पंजाबी राजनीति का एक बड़ा चेहरा भी थे और 11 तारीख की सुबह उनका निधन हो गया था। ग्यारह तारीख की सुबह निधन हो गया था और इस दौरान सीएम मनोहर लाल उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता रही कि सीएम मनोहर लाल ने उनके परिवार से मिलकर सांत्वना दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल। पूर्व मंत्री चौधरी धर्मवीर गाबा का 11 तारीख की सुबह ही निधन हो गया था। तो गुरुग्राम के जॉन हॉल परिसर में इंटक के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी शिरकत की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में इंटक के बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हुड्डा और उदय भान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 पर पहुंच गया है। गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो कर रख दिया है। बातें तो सारी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दी। हमारे अध्यक्ष जी ने पूरी तफसील में बता दिया आपको। केंद्र की भी बात, हरियाणा की बात तो एक है सीधी सी कि भाई जो प्रदेश आज हरियाणा में करेगा, हरियाणा के डेलीगेट इकट्ठे हो गया है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में हमारा, और इसी वास्ते रोजगार भी खूब मिलते थे। निवेश आएगा जब भी रोजगार मिलेंगे, जब भी इंटक बढ़ेगी और मजबूत होगा। रोजगार ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आप देख रहे हैं कि कितना शानदार प्रोग्राम और सबने यूनानिमस तौर से अमित यादव को अध्यक्ष चुना है इंटक का। उसके लिए हमने बहुत बधाई दी है और आज सभी कई विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर थे, 38-40 और जो यूनियन है उनके भी लोग।
तो ये एक श्रमिकों का एक हिस्सा है इस सरकार के प्रति। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जो एक अडानी के लिए पूरी तरह से अपना आप को समर्पित कर रखा है, सारी पार्टी को समर्पित कर रखा है, तो उसको जो ना बेनकाब भी करने का काम। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर राम रहीम के आह्वान पर दिल्ली के रोहिणी के एक पार्क में सत्संग का आयोजन किया गया। बता दें कि ये खबर दिल्ली से है, जहां रविवार को नशे सहित सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ लाखों लोगों ने अनूठा संकल्प लिया है और इसके साथ ही अपने मुर्शिदे कामिल के प्रति समर्पण, अटूट श्रद्धा और विश्वास का संगम भी देखने को मिला है। दिल्ली रोहिणी के जापानी पार्क मैदान में आयोजित डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गद्दी नशीन पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के पावन माह रहमोकरम माह के MSG भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से लाखों डेरा अनुयायियों के समक्ष पहुंचे। जहां पर दिल्ली रोहिणी जापानी पार्क से ऑनलाइन पूज्य गुरुजी ने डेरा सच्चा सौदा की ओर से नशा मुक्त देश अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को नशा और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। बता दें कि राम रहीम रोहत के सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं जेल से बाहर आए राम रहीम अब समागम के जरिए अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि अलग अलग राज्यों और देशों से आए हस्तशिल्प कलाकार एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही एक हस्तशिल्प कलाकार है जो नॉर्थ ईस्ट के मेघालय से आई हुई हैं। बता दें कि ये उन वस्तुओं का इस्तेमाल करती है जिन्हें लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि ये भुट्टे के छिलकों, सोफ्टवुड और फेंक देने वाली वस्तुओं से सुंदर फूल और पौधे बनाती है, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये जैसे मेरा 12-13 साल हो गया है और बहुत जन जो मेरे साथ काम करते हैं उनका किसी का 6 साल हुआ है, किसी का 8 साल, किसी का 5 साल, कोई तो अभी जुड़े हुए। बात करें रोजगार, कितने लोगों को आपने इस चीज से रोजगार? ये हम लोग कम से कम 50-60 जन है। रोजगार आप कितने लोगों को देती हैं? जे वो ही 50-60 जन को। जैसे वो बनाते हैं तो एक स्टिक पर स्टिक, जैसे ये पूरा फूल बनाते हैं वो एक का 5 रुपया या 10 रुपया, इससे जो बड़ा वाला आता है उसको 10 रुपया करके देते हैं। मतलब आप 60 लोगों को रोजगार दे रही जी। है? कब से दे रही है रोजगार? अब वही 12-13 साल से, जब से मैं जुड़ी हूँ तब से। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता मिली है, कुछ अवार्ड वगैरह आपको? जी, ये स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसी चीजें बहुत अच्छी मिल रही हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की जो यहाँ पे चीजें हैं काफी अच्छी और चीप एंड बेस्ट प्राइसेस में। तो मेघालय के स्टाइल से यहाँ पे खरीदा है, कैसा लगा आपको रेट के मामले में? बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है, बहुत अच्छा है और बहुत एक्सपेंसिव लुक है इसका, अच्छा लुक है। वैसे भी इस मेले में जो चीज मिलती है बाहर मिलती नहीं है। अच्छा। इसलिए हम हर साल 2-3 चक्कर लगाते हैं ताकि यहाँ से अच्छी वैरायटी यहाँ से ले जाके बेडशीट वगैरह हैं और बहुत वैरायटी में यहाँ जो कपड़ा मिलता है वो बाहर नहीं मिलता है। तो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ आनंद लेते हैं और यहाँ जो वैरायटी है हमारी शादियों के लिए भी मिल जाती है। हमें कोई सी की शादी वादी होती है तो यहाँ भी बहुत वैरायटी मिलती है। हम यहीं सेक्टर 19 फरीदाबाद। तो आपने मेघालय के स्टोर से सामान खरीदा है? हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फ्लावर से सब बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। ये हमें कभी नहीं मिलती, हम हमेशा यहीं से लेके जाते हैं। हर बार मेले का इंतजार रहता है? हाँ बिल्कुल, अब 2 साल से नहीं लगा था तो हम मिस कर रहे थे। तो गुरुग्राम के सदर बाजार में करीब एक सप्ताह पहले स्कूटी सवार और ऑटो चालक के बीच हुए विवाद के बाद स्कूटी सवार की मौत के मामले में अब व्यापारी लामबंद हो गए हैं। बता दें कि व्यापारियों ने रविवार सुबह सदर बाजार की ट्रंक मार्केट से न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सदर बाजार से सिटी थाने तक मार्च निकाला और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए
न्याय दिलाए जाने की बात भी कही है। साथ ही बता दें कि व्यापारियों का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई इस वक्त दुकानदार अपनी दुकान के अंदर मौजूद था। उसका ना तो इस विवाद से कोई लेना देना है और ना ही स्कूटी ऑटो चालक से कोई लेना देना ही है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर स्कूटी सवार के परिजनों ने व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज किया। स्कूटी सवार पीछे से ही लगातार हॉर्न बजाते हुए आया और वो फोटो पर हाथ मारकर उसे रोकने के लिए कहा। स्कूटी सवार ने हाथ मारने पर ऑटो का शीशा टूट गया, जिसके कारण नुकसान हो गया और ऑटो ड्राइवर ने स्कूटी सवार को रोककर नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा। ये दुर्घटना हुई है, मैं उससे ज्यादा दुखित हूँ और उनके परिवार की संवेदना प्रकट करता हूँ। जो कि मेरी दुकान पे ग्रीन्स का बोर्ड लगा था, मैं दुकान के अंदर बैठा था, बिल्कुल अंदर, और जब उनका एक टेम्पो आ रहा था अंदर से, बाहर से मेरी दुकान के आगे से गुजर रहा था, पीछे से कोई वो स्कूटर वाला उसके पीछे लगा हुआ था, उसको गाली गलौज जो भी है उससे करता हुआ आ रहा था। मेरी दुकान के आगे उसको थोड़ा सा रास्ता मिला साइड से, उसने टेम्पू के आगे आया। टेम्पू के आगे आने के बाद उसको स्कूटी उसके आगे खड़ी की। स्कूटी खड़ी करने के बाद उसने उसको खड़ी करने के बाद उस पर थप्पड़ मारा। लोग कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लोग कहते हैं, मैं तो अंदर बैठा था। देखिए, जिस तरीके से आज व्यापारियों के साथ इस तरीके की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। एक आदमी दुकान के अंदर है, आप वीडियो फुटेज देखिए, उसके बावजूद अरेस्ट करके ले जाना या एक प्रताड़ना करना सरासर गलत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इसकी निष्पक्ष बिल्कुल जांच कराइए। लगभग 7:02 पे दुकान से निकला हूँ अपनी घर की तरफ। बाजार में कुछ काम था, 5-7 मिनट काम निपटाया, अपने घर पहुंचा। मेरे घर की भी फुटेज मेरे पास है। 7:13 में मैंने अपने घर पे एंट्री ली है। मैं घर पे रुका हूँ 10-15 मिनट। 7:29 में मैं घर से निकला हूँ वापसी और सीधा दुकान पे आया हूँ। दुकान की फुटेज के अंदर फिर क्लियर है कि मैं 7:34-35 पे दुकान पे फिर एंट्री ली है। जब तक मैं आया हूँ यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पे सब कुछ। पहले तो हम कुछ समझ भी नहीं पाए कि इस घटना का मेन क्या था। जैसे ही हमारे पास इसकी वीडियो आई और हमने पूरी वीडियो को बहुत तरीके से देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो उसमें एक बात तो तय होती है, और मैं नहीं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो भी सच उस वीडियो को देखेगा, वही अपना तय करेगा कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो इस घटनाक्रम में कहीं भी नहीं है। और बाकी देखो, मेरी प्रशासन से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि प्रशासन जो सच्चाई है उसकी खोज करे। और ये रोड पे जो एक वारदात हुई है, और ये वारदात कहीं भी किसी भी प्रकार से हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि जिस मौके पे वारदात हुई है वो दुकानदार उसमें दोषी है। भैया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तो हुआ नहीं। अब उसकी आ रही उस आदमी की, उसको इतना गुस्सा आया तो गुस्से में अपने होश खो बैठा और गिर पड़ा। बाकी तो भगवान जाने। हम तो ये कहते हैं मीडिया वाला से, इनसे वाला निष्पाप काम करे, किसी को दुख ना हो। देखा वो जान गुस्से में था, उसने 3 व्हीलर तोड़ दिया, ड्राइवर को थप्पड़ मारे। अब ने कहा भाई मेरा शीशा क्यों तोड़ रहा है, भाई मेरे शीशे के पैसे दे दे। भाई इतनी सी बात है, उससे थोड़ा सा जैसे उसको भाई तू हट जा भाई। नहीं पा रहा। भनकपुर गांव में एक 17 साल के छात्र की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। आपको बता दें कि कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है, जिससे कि नाराज गांव के लोगों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बता दें कि पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा भी मौजूद थे, जहां पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बता दें कि पृथला से बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक बाजार ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो आगे ग्रामीण और इलाके के लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे। बता दें कि इस मौके पर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार द्वारा खुले मंच के माध्यम से तमाम ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सुनो, अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो हर सिविल का आदमी
के पास पुलिस की पावर है उसको अरेस्ट करने की। अगर कोई कहता है भाई घर में रुक रहे हैं तो पुलिस को भी फोन कर सकता है, वो बता सकता है और कुछ भी पकड़ सकता है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस ने तो सबके दरवाजे, जितने दरवाजे हैं सब तोड़ के देखे हैं। एक एक दरवाजा जो बंद है उसको तोड़ के पूरा चेक करके सब कुछ करके देखा है। जो भी पुलिस के पास फुल पावर है, हमारे पास बहुत सारी जो पावर्स हैं सारी हम फुल यूज कर रहे हैं और उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। और अगर कोई भी इनको पनाह देगा तो 100% वो हवालात के खिलाफों के पीछे होगा। साथ में इस फोरम पर यह भी अनाउंस करता हूं कि जो इनके बारे में सूचना देगा, एक भी बंदे के बारे में सूचना देगा कि यहाँ पे उसको पकड़वाने में मदद करेगा तो पुलिस की तरफ से उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो 17 वर्षीय छात्र था जिसकी चाकुओं से गोकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करती है, मुकदमा दर्ज किया है। इसमें क्राइम ब्रांच की 5 टीमें लगी हुई थी और एक SHO की टीम लगी हुई है। इसमें 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। तो इसमें लोगों का कुछ था, रोष था कि भाई अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ पे कुछ लोग आए थे, गांव के लोग और जो कुछ मौजूद लोग आए थे, तो उनको आश्वासन दिया गया है आप लोगों के माध्यम से कि जो उनको प्रोटेक्शन देंगे। जो क्रिमिनल हैं जिन्होंने छात्र की हत्या की है उनको जो प्रोटेक्शन देंगे उनको 100% जेल भेजा जाएगा, प्रोटेक्शन देने वाले को भी। समस्त साथी, हमारे यहाँ पे ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था। ये विपिन नाम का जो हमारा एक बच्चा पिछली 5 तारीख को, जो 7 तारीख को जिसको खींच करके बीच में से 3 बच्चों में से खींच करके चाकुओं से निर्मम हत्या की, उसके बारे में DCP साहब ने 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन तक लोग शांत रहे। आज वो 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक भी उनमें से पकड़ा नहीं गया है। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि अलग अलग राज्यों और देशों से आए हस्तशिल्प कलाकार एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही एक हस्तशिल्प कलाकार है जो नॉर्थ ईस्ट के मेघालय से आई हुई हैं। बता दें कि ये उन वस्तुओं का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि ये भुट्टे के छिलके, सोफ्टवुड और फेंक देने वाली वस्तुओं से सुंदर फूल और पौधे बनाती हैं, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, लोग इनके स्टॉल पर न केवल बढ़ चढ़कर आ रहे हैं बल्कि खरीदारी भी कर रही हैं, क्योंकि इनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं सस्ती और सुंदर है। बता दें कि ये हस्तशिल्प कलाकार पहली बार सूरजकुंड मेले में आई हैं और लेकिन पिछले 12 सालों से ये मेघालय में अपना थोक का व्यापार भी चलाती हैं। उन्होंने कहा कि वो ऑर्डर के आधार पर अपना प्रोडक्ट तैयार करती हैं और मार्केट में बेचती हैं। इस कला को लेकर इन्हें स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, ये अपने इस हुनर से 60 लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की जो यहाँ पे चीज़ें हैं काफ़ी अच्छा। मेला बहुत अच्छा है और डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की जो यहाँ पे चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी और चीप एंड बेस्ट प्राइसेस में है। तो मेघालय के स्टाल से यहाँ पे खरीदा है, कैसा लगा आपको रेट के मामले में? बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है, बहुत अच्छा है और बहुत एक्सपेंसिव लुक है इसका, अच्छा लुक है। ये स्टिक हैं, बहुत अच्छी हैं, यहीं मिलती हैं, बाहर कम मिलती हैं। वैसे भी इस मेले में जो चीज़ मिलती है बाहर मिलती नहीं है। अच्छा। इसलिए हम हर साल 2-3 चक्कर लगाते हैं ताकि यहाँ से अच्छी वैरायटी यहाँ से ले जाके बेडशीट वगैरह हैं और बहुत आइटम में यहाँ जो कपड़ा मिलता है वो बाहर नहीं मिलता है। तो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ आनंद लेते हैं और यहाँ जो वैरायटी है हमारी शादियों के लिए भी मिल जाती है। हमें कोई सी की शादी वादी होती है तो यहाँ भी बहुत वैरायटी मिलती है, बाहर वो चीज़ नहीं मिलती है। यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ, वैसे तो मैं 12-13 साल से चलते रहती हूँ मेले में, यहाँ पहली बार आई हूँ। सूरजकुंड के मेले पहली बार? जी पहली बार आई। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपकी जो हैंडक्राफ्ट है? जी रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है। अच्छा जी। तो ये मेघालय में आपका अपना होलसेल का काम है? कैसे जी होलसेल करते हैं हम लोग ये मेघालय में। जैसे अगर कोई हमें ऑर्डर देते हो बुके के लिए या फिर पार्टीज के लिए तो हम फिर वो देते हैं बुके बना के। और जैसे होलसेल में जिस किसी को लूज चाहिए होता है। खासियत क्या है इसकी? इसकी खासियत है कि ये सब नेचुरल आइटम से बना हुआ है, इसमें प्लास्टिक वगैरह कुछ यूज नहीं है और जो चीज फेंकना होता है उसी चीज से हमने बनाया हुआ है। मेला बहुत अच्छा है और
तो रायबरेली में एक दुल्हन की विदाई चर्चा का विषय बन गई है। इस विदाई के बारे में जिसको भी पता चला वो पहले से समय निकालकर इस विदाई को देखने के लिए पहुंच गया। इस खास विदाई में दूल्हे की हेलीकॉप्टर से एंट्री किसी फिल्मी हीरो की एंट्री से कम नहीं थी। बता दें कि मऊ निवासी नरेश प्रताप सिंह की बेटी लक्ष्मी सिंह की शादी रायबरेली जिले के रहने वाले बिजनेसमैन राम लखन सिंह राठौर के बेटे अभिषेक सिंह राठौर के साथ तय हुई थी। दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया था। राठौर परिवार के 5 पांडवों के धमाल की पूरे जिले में चर्चा भी हो रही है। अभिषेक और लक्ष्मी की शादी के इन खूबसूरत पलों के सरेनी और हरचंदनपुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग इस खुशी के साक्षी भी बने हैं। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गुरवारा और पाहो गांव में लोग घंटों का इंतजार भी करते रहे। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कनक बहादुर सिंह पाहो गांव के इस राठौर परिवार के मुखिया हैं। वहीं भतीजे की शादी को ऐतिहासिक बनाने में उभरते युवा उद्यमी प्रमोद सिंह राठौर के प्रयासों की पूरी रायबरेली में चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही प्रमोद सिंह राठौर छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवसाय के माध्यम से यूपी का नाम भी रोशन कर रही हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे कैप्टन अरविंद और कैप्टन गोपाल जी का अपने ही गांव में जोरदार स्वागत हुआ है। रायबरेली में अनोखी शादी की तस्वीरें बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि यहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने के लिए आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही भारी संख्या में लोग दूल्हे को देखने के लिए पहुंचे। ये शादी अब चर्चा का विषय बन चुकी है। दूल्हे की हेलीकॉप्टर से एंट्री हुई, काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायबरेली में अनोखी शादी हुई है जो अब काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। यहाँ दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से आया था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायबरेली की ये पूरी तस्वीरें। अनोखी शादी इन दिनों काफी चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।